माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा जीएस क्लासेस। हमने कई एक क्लास लिए हैं बायोलॉजी में, जनरल बायोलॉजी में, साइटोलॉजी के अंतर्गत है। उसके बहुत सारे और पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। उसमें उसके लिए आप लोगों को इसमें जेनेटिक्स है, क्रोमोसोम है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप जानिए कि पिछले क्लास से बताए थे कुछ फ्रूट्स वगैरह के बारे में, कुछ पेड़ पौधों के बारे में। उसमें एक पॉइंट्स और है, गाजर में कैरोटीन एवं चुकंदर में विटामिन पाए जाते हैं। गाजर में क्या पाया जाता है? कैरोटीन, और चुकंदर में विटामिन। याद रखेंगे यह। गाजर जो एक प्रकार का जड़ है और वह जड़ में आपको कैरोटीन पाए जाते हैं, जबकि चुकंदर भी आप जानेंगे वो भी एक प्रकार के जड़ है जिसमें विटामिन पाए जाते हैं। अब आप जानेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका किनमें पाई जाती है। आप जानिए कि कोशिका जो होते हैं वह दो प्रकार के हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रो मतलब होते हैं प्रारंभिक, वैसे कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं हो, न्यूक्लियस नहीं हो। न्यूक्लियस में पाए जाने वाले जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वह सब एब्सेंट हो तो उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका के नाम से जानते हैं। जितने भी आपको माइक्रोस्कोपिक एनिमल में बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वह आपका एग्जाम्पल है किसका? प्रोकैरियोटिक कोशिका का। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम कोशिका का विभाजन देखा? यानी सेल डिवीजन के बारे में किसने देखा सबसे पहले? वह आपको जानेंगे कि विर्चाउ ने कोशिका विभाजन के बारे में सबसे पहले देखा। नेक्स्ट है, किसे आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है? आनुवांशिक विज्ञान के पिता किसे कहा गया है? यह आप जानेंगे ग्रिगोर मेंडल, जो ऑस्ट्रिया का एक पादरी थे, जिनको कहा गया है, जिन्होंने मटर के पौधे पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इसलिए उन्हें जेनेटिक के बारे में बताया और इसलिए उसे जेनेटिक्स का पिता कहा गया है, आनुवांशिकी विज्ञान का पिता कहा गया है। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिका विभाजन केवल जनन कोशिकाओं संपन्न होता है? जनन कोशिकाओं में संपन्न होता है। जनन कोशिकाओं में संपन्न होता है। तो आप ये जानेंगे कि जनन कोशिका में संपन्न होने के लिए यहाँ पर आप जानेंगे कि यह जो है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन वह कोशिका को विकास करने के काम में आता है, जबकि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो होते हैं, जिसको मियोसिस कहते हैं, वह जनन कोशिका में भाग लेता है। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो है आपको जो है कोशिका में जनन कोशिकाओं का संपन्न करता है। मियोसिस होता क्या है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, नर जननांग और मादा जननांग का जो जीन होता है, जिसका क्रॉस होता है और उससे न्यू संतति का निर्माण होता है। तो इसका काम कौन करता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन अर्थात मियोसिस। नेक्स्ट है, जेनेटिक्स का नामकरण किसने किया? मतलब जेनेटिक्स नाम किसने दिया? यह वाटसन ने दिया है। वाटसन नामक वैज्ञानिक ने जेनेटिक्स वर्ड के बारे में बताया। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया? जीन, GEN, जीन यानी गुण के समूह को गुणसूत्र कहते हैं। यह शब्द सबसे पहले जोहानसेन ने दिया था। जोहानसेन नामक वैज्ञानिक ने
जीन शब्द सर्वप्रथम दिया। नेक्स्ट है आनुवांशिकता संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया? उन्होंने मटर के पौधों का चुनाव किया। आप जानेंगे कि वह ऑस्ट्रिया का एक मठ में रहने वाले चर्च या पादरी कहते हैं वह थे, जिन्होंने 1822 में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद वह मठ में रहते थे और मटर के पौधे को उन्होंने अपना मठ के इर्द गिर्द जो ज़मीन था उसमें बोया करते थे, और बोने के बाद देखें कि उसमें किसी में उजला फूल है, किसी में नीला फूल है, तरह तरह की उन्होंने देखा। उनको दिमाग में ऐसा आया कि इसको एक जनरेशन और देखते हैं, यानी जनरेशन टू जनरेशन यह 7 जनरेशन तक इन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट करके और इसमें जो वेरिएशंस पाए उसे एक क्या कहते हैं वेरिएशंस पाए, वह पौधों का नाम था मटर। मटर के पौधों पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इसीलिए तो इन्हें जेनेटिक्स का पिता कहा गया है। तो यह पौधा था मटर के पौधे। नेक्स्ट है गुणसूत्र या क्रोमोसोम का नामकरण किसने किया? गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं। इसे W वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया, इसका खोज किया था। नेक्स्ट है जीनोम क्या है? गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ है। जीनोम जो है क्रोमोसोम या गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ है, जिसे क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। अर्थात गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थों को जीनोम कहते हैं। नेक्स्ट है मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? सबसे पहले तो आप जानिए कि प्रत्येक जीवों में अलग अलग विभिन्न प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं। किसी का एक निश्चित मतलब एक दूसरे जीवों से नहीं मिलता है। तमाम जीव जंतु पेड़ पौधा है, सभी में अलग अलग संख्या में आपको क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जिसमें मानव की क्रोमोसोम की बात करते हैं, मानव में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 23 पेयर्स होते हैं। यही क्रोमोसोम जो है यानी जीन का जो समूह है जिसे आपको क्रोमोसोम कहते हैं, तो गुणसूत्र कहते हैं। तो यह मानव में जो 46 क्रोमोसोम है, जिसे 23 पेयर्स कहेंगे। इन 23 पेयर्स में के क्रोमोसोम में 1 पेयर क्रोमोसोम जो होते हैं वह ऑलोसोम कहलाता है, और 22 पेयर्स क्रोमोसोम जो है वह ऑटोसोम कहलाता है। ऑटोसोम क्रोमोसोम जो होते हैं वह पौधों को डेवलपमेंट में विकास वृद्धि करने में भाग लेता है, भागीदारी रखता है, जबकि ऑलोसोम जो होते हैं जनन करने में भागीदारी है। इसलिए ऑलोसोम को सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। और यही सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं 1 पेयर मेल और 1 पेयर फीमेल का जो क्रोमोसोम होता है, मेल के क्रोमोसोम को XY और फीमेल के क्रोमोसोम को XX से रिप्रेजेंट करते हैं, जो सेक्स डिटर्मिनेशन लिंग निर्धारण का काम करता है। यह लिंग निर्धारण में आपको जो होते हैं जो संतान के लिए जो होते हैं वह उत्तरदायी पुरुष का क्रोमोसोम होता है। अक्सर यह देखा जाता है कि महिलाएं जब पुत्री को जन्म देते हैं तो उसे समाज में प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन उसके लिए वे जिम्मेवार नहीं है, जिम्मेवार पुरुष हैं। क्योंकि पुरुष के क्रोमोसोम XY में X पार्टिसिपेट करता है महिलाओं के क्रोमोसोम के साथ, स्त्री के क्रोमोसोम के साथ, तो XX आते हैं जो डॉटर जो पुत्री जन्म लेती है, जो फादर के क्रोमोसोम के कारण ऐसा होता है। यदि फादर के क्रोमोसोम में Y क्रोमोसोम पार्टिसिपेट करे तो मदर में तो XX ही है, जो X और Y को मिलकर पेरेंट फादर का जो गुण है क्रोमोसोम है वह कैरी करता है। तो ये आगे क्वेश्चन भी है, इस पर हम बतलाएंगे। तो आप यह जानेंगे कि मानव में जो क्रोमोसोम होते हैं वह 46 होते हैं। 23 पेयर्स होंगे, 22 पेयर्स को ऑटोसोम
और वन पेयर को ऑलोसोम कहते हैं, और ऑलोसोम को ही सेक्स क्रोमोसोम के सोम भी कहते हैं, जो सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करता है। नेक्स्ट है, किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी? जैसा कि अभी हमने कहा, तो यह पुरुष का होता है, क्योंकि पुरुष के क्रोमोसोम जो होते हैं वह XY है, और स्त्री का क्रोमोसोम जो है XX है, जिसके कारण पुरुष के X क्रोमोसोम, चूँकि XX है मदर का, स्त्री का है, तो उसका एक क्रोमोसोम 2 है, XX में X, और फादर के जो क्रोमोसोम XY है उसमें से यदि X क्रोमोसोम पार्टिसिपेट करता है तो XX बनेंगे, और XX जो मदर का कैरेक्टर है क्रोमोसोम का वो आता है। तो यह भागीदारी में किसका कौन उत्तरदायी होगा? तो यह उत्तरदायी पुरुष होंगे। हमेशा पुरुष के क्रोमोसोम के कारण पुत्री का जन्म होता है। यदि पुरुष का X क्रोमोसोम पार्टिसिपेट करता है, इस कारण से ऐसा होता है। उसमें महिलाओं का, स्त्री का कोई उसमें इस तरह की कोई बातें नहीं है, उनके पास तो XX क्रोमोसोम ही होता है। तो उत्तरदायी कौन होगा? यह उत्तरदायी होगा पुरुष, जो यहाँ हमने लिखा है। यानी किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए, यानी पुत्र होगा या पुत्री होगी, इसकी निर्धारण पुरुष का है, क्रोमोसोम से होता है। लेकिन अक्सर अंधविश्वास है, हम समाज में ऐसा देखते हैं कि स्त्रियां जब बच्ची को जन्म देती है तो उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें समाज में तिरस्कृत किया जाता है, लेकिन यह गलत बात है। आगे हम इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण का पूरे जब हम सिस्टमेटिक स्टडी कराएंगे तो। नेक्स्ट है, क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यह। क्रोमोसोम की संरचना में DNA और प्रोटीन 2 भाग लेते हैं। DNA एवं प्रोटीन के कारण DNA का संरचना होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, DNA की कुंडलित संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो एक बात जानेंगे, वाटसन और क्रिक्स 2 वैज्ञानिक थे, बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने आपको बतलाया DNA की कुंडलित संरचना का सिद्धांत। DNA एक बृहत अणु होता है, DNA एक पॉलीमर होता है, DNA प्रतिसमांतर होता है। तो यह DNA दो कड़ी का बना होता है, 2 उसमें पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर फर्स्ट और पॉलीमर सेकेंड, जिसे 3 to 5 प्राइम और 5 to 3 प्राइम के दोहराई से हम एक्सप्रेस करते हैं। इन बातों को वाटसन और क्रिक्स ने बताया था। हम केमिस्ट्री में भी बतलाएंगे, बायोकेमिस्ट्री में वहाँ DNA पढ़ना है, और इसमें भी जब हम जेनेटिक्स से स्टार्ट करेंगे तो साइटोलॉजी का ही कुछ पार्ट है, जिसमें हमने यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं। जब स्पेशल जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तो वहाँ पर इसके विशेष रूप से फोकस करेंगे हम। तो आप जानेंगे कौन थे? तो वाटसन एवं क्रिक्स थे, जिन्होंने DNA की कुंडलित संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट है, जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आप जानेंगे 1 होता है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया में गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या 1 होती है। नेक्स्ट है, आनुवांशिक क्रिया की मूल इकाई कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आनुवांशिक क्रिया की मूल इकाई जीन है। जीन जिसे गुण कहते हैं, और गुण का जो समूह होता है उसे गुणसूत्र कहते हैं। जो क्रोमोसोम है वही क्रोमोसोम तो प्रत्येक जीवों में अलग अलग होता है, जिसके 2 भाग होते हैं, ऑटोसोम और ऑलोसोम, और ऑलोसोम को ही सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, और वही तो मेल और फीमेल जो गैमीट होते हैं जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं।
तो आप जानेंगे आनुवांशिक मूल इकाई जो होंगे, यूनिट जो होगा वह कौन होगा, जीन होगा, जिसे गुण कहते हैं, और इसे इंग्लिश में जी यानी जीन गैमिट होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? आप जानेंगे कि तंत्रिका कोशिका जो होते हैं, नर्वस सेल जो होते हैं, वह मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। नर्वस सिस्टम में इसके बारे में जानना है तो आप ये जानेंगे कि तंत्रिका कोशिका हो गए। नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन की क्रिया कहाँ आरंभ होती है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका विभाजन की क्रिया आरंभ होती है सेंट्रोसोम में होते हैं। सेंट्रोसोम में कोशिका के विभाजन की क्रिया होते हैं। नेक्स्ट है, नई कोशिका की उत्पत्ति किस क्रिया से होती है? कोशिका विभाजन से होती है। जब कोशिका डिवाइड करता है, कोशिका का विभाजन होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री के रूप में होते हैं, जिसमें बहुत सारे अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, यह जो होते हैं आपको समसूत्री कोशिकाओं में होते हैं। इस तरह अर्धसूत्री कोशिकाओं में भी होते हैं। पैकेटिन, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, डाइकाइनेसिस, यह सारे अवस्थाएं से जो गुजरते हैं। जब कोशिका विभाजित होता है तो नई कोशिका का निर्माण होता है। तो इस तरह से हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को रखा है। अभी तो मिसलेनियस टाइप का है, कुछ साइटोलॉजी, कुछ जेनेटिक्स, यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। अभी इसी तरह से हम पढ़ाएंगे या एनसीईआरटी का जो पॉइंट्स मिलता है इम्पोर्टेंट, जिसको हम इंक्लूड कर रहे हैं। बाद में हम एक टॉपिक्स वाइज जो उसकी बायोलॉजी की ब्रांचेज हैं, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, एनाटोमी, मॉर्फोलॉजी, यह तमाम जो है मेन ब्रांचेज हैं जिसका डिटेल हम करेंगे। अभी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड कर रहे हैं। जो बहुत सारे वैकेंसीज हैं अभी जो सामने आया है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने बतला रहे हैं। जो अभी तो एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार एसएससी और बिहार सचिवालय, ये सब जो वैकेंसी है जो अभी होने एग्जामिनेशन में, मतलब ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उस सब उसके ध्यान में रखते हुए, और एनसीईआरटी का 9th, 10th, 11th और 12th का जो कलेक्टेड मटेरियल्स है, जिसको हम अध्ययन करके उस पॉइंट को यहाँ पर रखते हैं, जो आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। कैसे तो जीएस अनलिमिटेड है, कहाँ से कैसे पूछेगा, फिर भी उसका कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दायरे हैं। वह दायरे हैं बुक, और कौन सा बुक? टेक्स्ट बुक। एनसीईआरटी के द्वारा ही कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। ये तो जनरल स्टडी की बात है, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, जहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री की बात होती है, मेडिकल की बात होती है, तो बायो भी है, तो सभी जगह एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन रखा गया है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल हम एनसीईआरटी पर आधारित जो भी टॉपिक्स है उसका हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। ज़रूर इसको पढ़ेंगे, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर बायो ही पढ़ाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे जो आपका फिजिक्स होगा।